जब दूसरी जंग अजीम 1945 में ख़त्म हुई तो तीसरी रेख की मशीनरी टूट गई। जर्मनी के हथियार डालने के साथ ही एसएस के सिपाहियों को, जो नाज़ी हुकूमत की सबसे खौफनाक तंजीमों में से एक थी, मुख्तलिफ अंजाम का सामना करना पड़ा। कुछ पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया, कुछ कई दहाइयों तक गायब रहने में कामयाब हो गए, जबकि एक छोटा सा गिरोह झूठी शनाख्तों के साथ मुआशरे में दोबारा शामिल हो गया। ताहम रेख का ज़वाल इसकी मीरास का खात्मा नहीं था और न ही इसने बहुत से जिम्मेदारों को इंसाफ से बचने से रोका। सालों के दौरान इत्तेहादियों, मुसाद और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों ने होलोकास्ट और दीगर जंगी जराइम के जिम्मेदारों के खिलाफ आलमी सतह पर शिकार शुरू किया। नॉरमबर्ग ट्रायल से लेकर जनूबी अमेरिका और मशरिक़ वस्ता में खुफिया मिशनों तक ये ताक़ुब 7 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक जारी रहा। नाज़ी जंगी मुजरिमों का कैसे पीछा किया गया और उनका क्या अंजाम हुआ। तबाहाल रेख, शिकस्त की राह। 1944 के अवाखिर तक महवर और इत्तेहादी दोनों समझते थे कि जंग का तवाज़ुन नाकाबिल वापसी तौर पर नाज़ी जर्मनी के खिलाफ झुक रहा है। जो कभी एक मजबूत हुकूमत थी, वो तेज़ी से बिखरने लगी। हिटलर ने अपनी फ़ौजों पर अपना तसल्लुत खो दिया और उसके अपने हल्के में साजिशें उभरने लगें। वालकैरी ऑपरेशन, जिसे इंतहाई बहरानी सूरत हाल में कमांड के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए एक हंगामी मैकानिज़्म के तौर पर तैयार किया गया था, आला अफसरान की तरफ से हिटलर के खिलाफ कत्ल की कोशिश में बदल गया। इसका खात्मा बगावत पर अमल दरामद और फ़ौज को फुहरर से वफादारी के हल्फ से आज़ाद करने के लिए कलीदी हैसियत रखता था। ताहम ये साजिश नाकाम हो गई, जिससे हिटलर 1945 में मुकम्मल खात्मे तक इक़्तिदार में रहा। जब बरतानवी और अमरीकी फ्रांस की आज़ादी में पेशकदमी कर रहे थे, सोवियत फ़ौजों ने मशरिक़ से अपनी हतमी जारहियत शुरू कर दी। 1945 के अवाइल में वो जर्मनी के दारुल हुकूमत के करीब तेज़ी से पहुंच रहे थे। नाज़ी आला कमांडर फुहरर के बनकर में आते जाते रहे, अपनी अफ़वाज की खूनी शिकस्त को रोकने का कोई मुअस्सिर तरीक़ा ना पा सके। बेरहम बमबारी ने कई शहरों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया, जिससे वाज़े हो गया कि हिटलर के मुतलक तसल्लुत का ख्वाब चिकनाचूर हो रहा है। बर्लिन, जो हुकूमत की अलामत था, जंग का मरकज़ बन गया। अपने ज़ेर ज़मीन क़ले में पनागुज़ीन हिटलर ने हकीकत से मुकम्मल तौर पर राब्ता मुनक़ते करना शुरू कर दिया। प्रोपेगंडे के इंचार्ज जोसेफ गोबेल्स ने इसे गैर मौजूद फतूहात के फ़र्ज़ी रिपोर्ट्स के साथ एक ख़याली दुनिया में रखा, जबकि सोवियत तोपखाने की आवाज़ें करीब ही गूंज रही थीं। आम शहरियों को एक तबाहकुन सूरत-ए-हाल का सामना था। बुनियादी सामान नाकाफ़ी था, इंफ्रास्ट्रक्चर खंडात में तब्दील हो चुका था और अक्सरियत बैंकरों में पनाह ले रही थी, आदेही इलाकों की तरफ भाग रही थी। नाज़ी पार्टी के इलाकाई रहनुमा इनकार के अमल में इक़्तिदार पर चिमटे हुए थे और उन लोगों के खिलाफ वहशियाना इक़दामात नाफिज कर रहे थे जो भागने की कोशिश कर रहे थे या अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे थे। यहाँ तक कि नाज़ी क़यादत के अंदर भी तकसीम वाज़े थी। 23 अप्रैल को हरमन गोरंग ने हिटलर को एक पैगाम भेजा जिसमें क़यादत संभालने की तजवीज़ पेश की गई, जिससे डिक्टेटर का गुस्सा भड़क उठा, जिसने इस पर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया। कोई और रास्ता न होने पर गोरंग इत्तेहादियों के साथ हथियार डालने के लिए बातचीत करने की उम्मीद में जनूब की तरफ फरार हो गया। दूसरी तरफ हिनरिक हिमलर, एसएस के रहनुमा, ने मगरिब के साथ खुफिया तौर पर एक मुआहदा करने की कोशिश की, लेकिन इसे पकड़ लिया गया और हिरासत में ले लिया गया, जहां इसने एक कैदी के तौर पर अपनी जिंदगी खत्म की। 29 अप्रैल की सुबह के वक्त, जब तकदीर रकम हो चुकी थी, हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी की और अपनी आखिरी वसीयत तहरीरी तौर पर छोड़ी। सोवियत फ़ौजों की बंकर में जल्द आमद की तशवीशनाक खबरें मुसलसल आ रही थीं। 30 अप्रैल की सेपहर 3:30 बजे एक ज़ोरदार धमाके ने ज़मीन पनागा को हिलाकर रख दिया। एसएस के सिपाही फुहरर के दफ्तर में दाखिल हुए और हिटलर और ईवा दोनों को बेजान पाया। उनके करीबी साथियों ने वाज़े अहकामात पर अमल करते हुए लाशों को जला दिया ताकि इत्तेहादी फ़ौजें उन्हें पकड़ ना सकें, और ऐसा ही हुआ, उन्हें कभी नहीं पाया गया। हिटलर की मौत के ऐलान ने जर्मनी को मुकम्मल अफरातफरी में मुब्तला कर दिया। जोसेफ गोबेल्स और उसकी बीवी मैग्डा ने भी यही अंजाम मुंतखब किया, और वो अकेले नहीं थे। इससे पहले उन्होंने इस बात को यकीनी बनाया कि उनके 6 बच्चे कभी दुश्मन के हाथ ना लगें। 2 मई को, जब बर्लिन मुकम्मल तौर पर मुहासरे में था, सोवियत फ़ौजियों ने रिख्सटुग की इमारत पर कब्जा कर लिया और सबसे ऊपर सुर्ख झंडा लहरा दिया।
इस वक्त नाजी तसल्लुत अमली तौर पर ख़त्म हो चुका था। दारुल हुकूमत के सुकूत के बावजूद जर्मनी के मुख्तलिफ हिस्सों में कई दिन तक झड़पें जारी रही। बिलाखिर 7 मई को ग्रैंड एडमिरल कार्ल डोनेटिज, जिन्होंने हिटलर की मौत के बाद रीख के रहनुमा की हैसियत संभाली थी, ने गैर मशरूत हथियार डालने पर दस्तखत किए, जिससे यूरोप में जंग का खात्मा हुआ। ताहम अमन फौरी तौर पर नहीं आया। इसी लम्हे इत्तेहादियों ने नाजी हुकूमत के जिम्मेदारों को पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए एक शदीद ताक़ुब शुरू किया, जो गायब होने और जर्मनी से जितनी दूर हो सके भागने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी रीख के कुछ करीबी साथियों जैसे मार्टिन बोरमैन, हिनरिक हिमलर और रॉबर्ट ली ने नौरमबर्ग में मुकदमे का सामना करने की बजाय गायब होना पसंद किया। दूसरों ने रहम की उम्मीद में खुद को सुपुर्द करने का फैसला किया। हिरमन गोरन, जिसे हिटलर के खिलाफ बगावत की मंसूबा बंदी करने पर गिरफ्तार किया गया था, 5 मई को लुफ्टवाफ़े यूनिट के जरिए बचाए जाने के बाद रहा हो गया। इसके फौरन बाद वो खुद को सुपुर्द करने के लिए सीधे अमरीकी खतूत की तरफ रवाना हुआ, इस एतमाद के साथ कि अमरीकियों के साथ सलूक सोवियत यूनियन के मुकाबले में ज़्यादा मेहरबान होगा। गालिबन इस फैसले ने इसे जिंदा रहने की इजाज़त दी, क्योंकि रेड आर्मी आमतौर पर अपने कब्जे में आने वाले नाजी अफसरान के साथ रहम नहीं करती थी। यूरोपी बर्रे आज़म में नाजियों का ताक़ुब। दूसरी जंग अजीम के खात्मे से पहले ही इत्तेहादी ताकतों ने एक बैन अल अक़वामी ट्रिब्यूनल के ज़रिए नाजी हुकूमत के जिम्मेदारों पर मुकदमा चलाने का मंसूबा तैयार कर लिया था। इसमें न सिर्फ तीसरी रीख के ज़्यादा से ज़्यादा अफसरान और अहलकारों की गिरफ्तारी शामिल थी, बल्कि अहम गवाहों का हुसूल भी शामिल था जो उनके खिलाफ गवाही दे सके। इन मुअख्खर अल-ज़िक्र में यकीनन कुछ आला कमांडरों की बीवियां शामिल थीं। मार्टिन बोरमैन की बीवी गिर्डा ने अपने 9 बच्चों के साथ जर्मनी से फरार होने की कोशिश की। बर्लिन में सोवियत फ़ौजों के दाखिले से पैदा होने वाले अफरातफरी के दरमियान इसने खुद को एक यतीम खाने की डायरेक्टर जाहिर किया और अपने कुछ बच्चों को यतीमों की तरह लिबास पहनाया। इस झूठी शनाख्त के साथ वो एक स्कूल बस में सवार होने और इटली की सरहद उबूर करने में कामयाब हो गई, जहां इसने जनूबी टायरविल में पनाह ली। वहां इसका इस्तकबाल नाजी पार्टी के एक मकामी रहनुमा ने किया, जिसने इसे एक छुपने की जगह फराहम की और अपने साथ ले जाने वाले हसास दस्तावेज़ात की हिफाजत का इंतज़ाम किया। बिलाखिर ये ख़ानदान बोल्ज़ानो से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में आबाद हो गया। आर्जी तौर पर गिरफ्तारी से बच जाने के बावजूद गिर्डा की सेहत बैज़ादानी के कैंसर की वजह से तेज़ी से बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से फौरी सर्जरी ज़रूरी थी। ताहम इसका ठिकाना किसी की नज़रों से ओझल नहीं रहा। इत्तेहादी इंटेलिजेंस एजेंटों ने इसे ढूंढ लिया और इलाके में मौजूद बरतानवी अफवाज को मतला किया। एक मकामी डॉक्टर ने पूछ-गुछ करने पर इसकी सेहत की हालत और उसके ठिकाने के बारे में बताया। कुछ देर बाद एक बरतानवी अफसर उसकी रहाइशगाह पर पहुंचा। खौफजदा होकर इसने सोचा कि इसे कैदियों के कैंप में भेज दिया जाएगा, लेकिन अफसर ने इसे यकीन दिलाया कि इसे कोई खतरा नहीं है। गिरफ्तार होने के बजाय इसे मीरानो के एक फौजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सर्जरी के बावजूद इसकी हालत बेहतर नहीं हुई और वो 23 मार्च 1946 को अपनी 37 सालगिरह से चंद माह कबल इंतकाल कर गई। नाजी हुकूमत के अंदर निचले दर्जे के कुछ अरकान ये जानकर के जिंदा रहने का उनका वाहिद रास्ता फातिहीन के साथ ताउन करना है, ने अमरीकी दफ्तर बराए स्ट्रेटेजिक सर्विसेज OSS मुस्तकबिल की CIA के साथ ताउन करने का फैसला किया। एक नुमाइंदा केस विल्हेल्म होटल का था, जो ऑस्ट्रिया में SS का मेजर था। तारीख में डॉक्टरेट की डिग्री के साथ इसने अपने कैरियर का बेशतर हिस्सा सिक्योरिटी पुलिस और SS दोनों के एजेंट के तौर पर काम करते हुए गुजारा। जब जंग अपने इख्तिताम के करीब पहुंच रही थी, होटल ने समझ लिया कि जर्मनी की शिकस्त नागुज़ीर है। इसलिए इसने बर्न में OSS स्टेशन के सरबराह से मिलने के लिए स्विट्ज़रलैंड के कई सफ़र किए। वो अमरीकियों की हिमायत हासिल करना चाहता था, उन्हें अल्पस में आखिरी दिफा के लिए महवर के फ़ौजी मंसूबों और ऑस्ट्रिया के पहाड़ों में छुपे सोने के ज़खायर के बारे में मालूमात पेश करके। ताहम वाक़यात तवक्को से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़े। किसी मुआहदे को हतमी शक्ल देने से पहले ही सोवियत फ़ौजें बर्लिन के करीब पहुंच चुकी थीं। मई 1945 में इसने स्विट्ज़रलैंड की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन सरहद पर फ्रांसीसी फ़ौजियों की मौजूदगी ने इसका रास्ता रोक दिया। लिख्तेंस्टाइन में गिरफ्तार होने के बाद इसने महफूज जगह की तलाश में ऑस्ट्रिया वापस जाने का फैसला किया। बिलाखिर इसी महीने में इसने बैड आउसी में अमरीकी अफवाज के सामने हथियार डाल दिए।
बाद अज़ां इसे जर्मनी मुंतकिल कर दिया गया और अक्टूबर 1947 में इसे सालिसबर्ग में लेगर कुल्लिसहीम भेज दिया गया। इस दौरान होटल नौरम्बर्ग ट्रायल्स में एक अहम गवाह बन गया जिसने इस्तिगासा के लिए मुताल्लिका मालूमात फराहम की। दिसंबर 1947 में इसे अमरीकी इंटेलिजेंस सर्विसेज के साथ एक मुआहदे के तहत रहा कर दिया गया, जिसके बाद इसने ऑस्ट्रिया की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ जासूसी के कामों में उनके साथ ताउन करना शुरू कर दिया। बाद के सालों में इंटेलिजेंस में अपना काम जारी रखने के अलावा इसने लिखने में भी वक्त गुजारा और कई किताबें शाये कीं। नाज़ी हुकूमत के तमाम अरकान इंसाफ से बचने में कामयाब नहीं हुए। रूडोल्फ हेस, जो इशुट्स हिरासती कैंप चलाने और 20,50,000 से ज़ायद यहूदियों की मौत का जिम्मेदार था, तीसरी रीख के ज़वाल के बाद तकरीबन 5 माह तक छुपा रहा। पकड़े जाने से बचने के लिए इसने एक झूठी शनाख्त इख्तियार की और डेनमार्क की सरहद के करीब शुमाली जर्मनी के एक देही इलाके में एक किसान के तौर पर आबाद हो गया। इसकी गिरफ्तारी इस वक्त अमल में आई जब अमरीकी अफवाज ने पहले इसकी बीवी को गिरफ्तार किया। पूछगुछ के दौरान इसने वो मालूमात फराहम की जिसकी मदद से इसे तलाश किया जा सका। फौज की 2 यूनिटों ने इस फार्म को घेरे में ले लिया जहां वो छुपा हुआ था और इसे बिल्कुल गैर मुतवक्के हालत में अब भी नींद के कपड़ों में मलबूस पाया। गिरफ्तारी के बाद इसे इशुट्स मुंतकिल कर दिया गया जहां इसे इसकी सज़ा का सामना करना पड़ा। वहीं इस घर से कुछ ही फासले पर जहां वो 1945 तक अपने ख़ानदान के साथ रहता था, इसकी फांसी अमल में आई। रीख के मफरूर मुनज़्ज़म फरार। 3 जुलाई 1946 को अमरीकी फ़ौज के जवाबी इंटेलिजेंस कोर की एक रिपोर्ट सदर को भेजी गई। इसमें दावा किया गया था कि नाज़ियों ने कम अज़ कम 1944 से फरार के रास्ते तैयार कर रखे थे। इस हिकमत अमली को ओडिसा का नाम दिया गया, जो एसएस के साबिक अरकान की तंजीम का मुखफ़फ़ है। आज तक इस बात का यकीन नहीं है कि आया ये नाज़ी हुकूमत की तरफ से एक मरबूत कोशिश थी या हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ ग्रोहों की तरफ से अमल में लाए गए आज़ाद मंसूबों का एक सिलसिला। ताहम जो बात यकीनी है वो ये है कि इन रास्तों ने बहुत से नाज़ियों को बग़ैर किसी सुराग के मुख से बाहर निकलने में मदद की, जो कि हैरान कुन हद तक कामयाब रहा। सिर्फ अर्जेंटाइन में ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तीसरी रीख के कम अज़ कम 300 साबिक फ़ौजी पनागुज़ीन हुए। दीगर ममालिक जहां उन्होंने पनाह हासिल की उनमें ब्राज़ील, पैराग्वे और मशरिक़ वस्ता के कुछ ममालिक शामिल थे। मजमूई तौर पर नाज़ी पार्टी से मुंसलिक तकरीबन 10,000 अफराद ने 1945 के ख़त्म होने से पहले जर्मनी छोड़ दिया। कुछ मुअर्रिख़ीन ने रीड करास, वेटिकन और यहाँ तक कि अमरीकी फ़ौज जैसे इदारों की इस बड़े पैमाने पर फ़रार में शमूलियत की तरफ इशारा किया है। ताहम जंग के बाद की तबाही के दरमियान मुख से हर खुरूज को कंट्रोल करना तकरीबन नामुमकिन काम था। हुक्काम से बचने के लिए बहुत से मफरूरों ने जाली शनाख्तों का सहारा लिया, खुद को बेघर जाहिर किया और मुख्तलिफ तंजीमों से मदद तलब की। सालों बाद CIA, मोसाद और MI5 ने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उन मुजरिमों को तलाश करने, शनाख्त करने और गिरफ्तार करने के लिए ठोस इक़दामात किए थे। जंग के बाद फौरी तरजीह खित्ते को मुस्तहकम करना और जर्मनी के बाकी मानदा हिस्से की तामीर न करना थी। अगर ओडिशा एक मुनज़्ज़म ढांचे के तौर पर मौजूद था, सिर्फ अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंटों के जहनों में, तो वो नेटवर्क जिसने हज़ारों नाज़ियों को फ़रार होने में मदद की एक नाकाबिल तरदीद हकीकत थी। जंग के बाद के इब्तिदाई सालों में ये अंदाज़ा लगाया गया है कि तकरीबन 90% मफरूर अल्पस के रास्ते इटली फ़रार हो गए, बिल्कुल इसी तरह जैसे गिरडा बूरमैन ने किया था। पहली मंजिल आम तौर पर जनूबी टाइविल का इलाका होता था, जो शुमाली इटली में वाक़ है। वहाँ बहुत से नाज़ियों ने आर्जी पना कैथोलिक खानकाहों में पाई, जिनमें मीरानो में ट्यूटविंक ऑर्डर की खानका, बुरिसानून के करीब की पोचन खानका और बोल्जानू के करीब फ्रांसिकन खानका शामिल थीं। फ़रार के इस रास्ते को एक खानकाहों का रास्ता कहा जाता था, जिसने इस अफसाने को जन्म दिया कि वेटिकन और पोप 12वें ने जंगी मुजरिमों के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया था। ये कोई गैर माकूल ख्याल नहीं था, क्योंकि ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि 12वें कम्युनिज़्म को कलीसा और मगरबी दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा समझते थे। जनूबी टायरविल में पादरी ऐसे दस्तावेज़ात फराहम करते थे जो मफरूरों की शनाख्त की तस्दीक करते थे, हालांकि इनमें मौजूद मालूमात मुकम्मल तौर पर गलत थीं। इन तहरीरों ने मफरूरों को बग़ैर किसी ज़्यादा जांच पड़ताल के बैन अल-अक़वामी रेड क्रॉस कमेटी से पासपोर्ट हासिल करने की इजाज़त दी। 1945 और 1951 के दरमियान कम अज़ कम 1,20,000 ऐसे दस्तावेज़ात जारी किए गए।
ताहम इस दहाई के ख़त्म होने से बहुत पहले अमरीकी हुक्काम को मालूम हो गया था कि क्या हो रहा है। 1946 में रिमैनी में एक जंगी कैदियों के कैंप से बड़े पैमाने पर फरार के बाद अमरीकी फ़ौजियों ने दरियाफ्त किया कि एसएस के साबिक़ अफसरान मकामी खानकाहों में छुपे हुए हैं और रेड क्रॉस की तरफ से जारी करदा सफरी दस्तावेज़ात हासिल कर रहे हैं। उन वाक़यात से पहले भी रोम में अमरीकी फ़ौजियों की आमद के बाद जॉर्जिया के कुछ मजहबी रहनुमाओं ने शहर में एक सीमिनरी कायम करने के लिए पोप से इजाज़त हासिल कर ली थी। चंद महीनों बाद इत्तेहादी हुक्काम ने एक गैर मामूली बात महसूस की। कई सेमिनारसट रोमानवी ताल्लुकात में मुलव्वस दिखाई दे रहे थे। बारीक बीनी से मुआयना करने पर यह मालूम हुआ कि ये जगह एसएस के अफसरान के लिए पनाहगाह के तौर पर काम कर रही थी, जिन्होंने तहखाने में जदीद टेक्नोलॉजी के साथ एक रेडियो स्टेशन नस्ब कर रखा था। नाजी मुजरिमों के तहफ़्फ़ुज़ में वेटिकन की शमूलियत का जायज़ा लेते हुए एलोइस हुडल का नाम नुमाया है। इस ऑस्ट्रियन बिशप ने हिटलर की हुकूमत के साथ अपनी वाबस्तगी का खुलेआम इजहार किया था और बाद में ये दावा करते हुए अपने इक़दामात का जवाज़ पेश किया कि बहुत से मज़लूम बेकसूर थे। इसने इस्तिदलाल किया कि उन्हें जाली दस्तावेज़ात फराहम करना एक दुरुस्त फ़ैसला था। ताहम नाज़ियों के फ़रार के लिए सबसे ज़्यादा काबिल रसाई और आसान मंजिल स्पेन थी, जिस पर इस दौर में जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको की हुकूमत थी। दुरुस्त सरकारी रिकॉर्ड की अदम मौजूदगी की वजह से ये तयन करना मुश्किल है कि नाज़ी हुकूमत के कितने साबिक़ अरकान ने वहाँ पनाह हासिल की। ताहम अगली दहाइयों में मुल्क में मुतअद्दिद नौ नाज़ी ग्रोहों का ज़हूर ये बताता है कि उनकी तादाद कई हज़ार थी। सबसे मशहूर पना गज़ीनों में से एक लियोन डी गुरियल था, जो बेल्जियम के वालोन एसएस का कमांडर था। मिलुगा में अपने छुपने की जगह से इसने बार बार बयानात दिए बगैर अपने जंगी जराइम के लिए किसी कानूनी कार्रवाई का सामना किया। ताहम इसी की दहाई में इसे होलोकॉस्ट से इनकार से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। स्टीले हल्फे एसएस का खामोश नेटवर्क। ओडिशा के बरक्स एक और गिरोह मौजूद था जिसे स्टीले हल्फे आओ खामोश मदद कहा जाता था, जिसने दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मनी और दीगर ममालिक में काम किया। इसका मकसद एसएस के साबिक़ अरकान को मदद फराहम करना था जो गिरफ्तार सज़ा याफ्ता आमफरूर थे। उन्होंने कानूनी मदद फराहम की वसाइल की फराहमी में सहूलत फराहम की और बहुत से मामलात में छुपने फरार होने में मदद की। इस नेटवर्क के ज़रिए सैकड़ों और यहाँ तक के हज़ारों नाज़ी जनूबी अमरीका और मशरिक़ वस्ता फरार होने में कामयाब हो गए। 1951 में स्टीले हल्फे ने एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम के तौर पर कानूनी हैसियत हासिल की, जिससे इसे अतियात के ज़रिए माली इमदाद हासिल करने की इजाज़त मिली। इसका तासीसी अमल म्यूनिख में हुआ। ये शहर 3 दहाइयों कबल नाज़ी पार्टी का गहवारा था। नॉरमबर्ग ट्रायल्स के आगाज़ से ही इस ग्रुप ने सज़ाए मौत से बचने के लिए राय आमा पर असरअंदाज करने की कोशिश की। उन्होंने मीडिया मुहिमोज़ाती और इज्तिमाई खतूत के साथ साथ मुख्तलिफ दरख्वास्तों का इस्तेमाल करते हुए मुल्ज़िमान को मज़लूम के तौर पर पेश किया। हिरासत में लिए गए अफराद की कानूनी नुमाइंदगी रुडोल्फ इशिनार ने की, जिसने रहम की दरख्वास्तों और सज़ाओं के खिलाफ अपीलों का भी इंतज़ाम किया। तंजीम ने जेल के इजाज़त नामों, माली मुआवज़ों और कैदियों के अहल खाना के लिए इमदाद जैसे फ़वाइद को फ़रोग़ दिया। वो सिर्फ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद फराहम करने तक महदूद नहीं थे, बल्कि उन्होंने नज़र-ए-सानी पसंदाना सरगर्मियों को भी फ़रोग़ दिया, मुलाकातें मुनक़िद कीं और हुक्काम को शिकायत भेजें। ताहम उनकी सबसे खुफिया कार्रवाइयों में से एक नाज़ी मुजरिमों के फ़रार में बराह रास्त मदद करना था। इस नेटवर्क से फ़ायदा उठाने वालों में से एक जोहान वोन रस था, जो वाफ़िन एसएस का एक मुमताज़ रुकन और प्रोपेगेंडा की वजारत में एक अहम मुदीर था। जंग के खात्मे के बाद वो इटली फरार हो गया और वहाँ 5 साल तक रहा। 1950 में वो अर्जेंटाइन चला गया, जहाँ इसने अपना नज़रियाती काम जारी रखा। इस दौरान इसने डेर उंग के साथ ताउन किया, जो बोइस आयरस में 1947 में कायम होने वाला एक नाज़ी रुझान का इशाद था। इसके मौक़िफ़ ने इसे हाजी अमीन अल हुसैनी मुफ्ती आज़म यरूशलम की तरफ से पजीराई दिलवाई, जिन्होंने अरब कौम परस्ती की हिमायत पर उसकी तारीफ़ की। इस ताल्लुक़ ने इसे इस्लाम कबूल करने और मिस्र में आबाद होने के फ़ैसले पर असरअंदाज किया, जहाँ वो अब्दुल नासिर की हुकूमत में प्रोपेगेंडा मवाद लिखने में मुशीर था। एक और फ़र्द जो स्टीले हल्फे की मदद से फ़रार होने में कामयाब हुआ वो एरिक प्रीबके था। इसका नाम रोम के करीब ऑडिटाए गारों में शहरियों के बड़े पैमाने पर कत्ल आम में इसकी शमूलियत की वजह से याद किया जाता है।
24 मार्च 1944 को 330 से ज़ायद अफराद को इस जगह मुंतकिल किया गया। हाथ बंधे हुए उन्होंने अपने नाम सुने इससे पहले कि उन्हें 5-5 के ग्रोहों में गार के अंदर ले जाया जाए। परिबके जिसने इस अमल की निगरानी की ने 2 मुतासरीन को कत्ल करने के लिए एक इतालवी सब मशीन गन इस्तेमाल की। कत्ल आम शाम से पहले ख़त्म हो गया और बाद में गारों तक रसाई को धमाका खेज मवाद से सेल कर दिया गया। इटली में पनाह लेने वाले दीगर नाजियों के बरक्स इसने अर्जेंटाइन जाने वाले एक बहरी जहाज़ पर सवार होने से पहले लेटोया जाने का इंतखाब किया, जहां इसने ओटोपीप की शनाख्त के तहत बारिलोचे में सुकूनत इख्तियार की। तकरीबन 50 साल तक वो गुमनाम रहने में कामयाब रहा, यहाँ तक कि 1995 में इसे दरियाफ्त किया गया और इटली के हवाले कर दिया गया। 3 साल बाद इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और उसने 11 अक्टूबर 2013 को अपनी मौत तक घर में नज़रबंदी के तहत अपने आखिरी दिन गुजारे। वाल्थर राफ ने खौफनाक मोबाइल गैस चैम्बर डिज़ाइन किए थे, जिनमें इंजनों से जहरीली गैसें तब्दील शदा ट्रकों के पिछले हिस्से में पहुंचाई जाती थीं। इसकी गिरफ्तारी की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम 97,000 अफराद की मौत का जिम्मेदार इसे ठहराया जाता है। 1949 में वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुफिया रास्ते से फरार हो गया, जिसने इसे पहले कोटू एक्वाडोर और फिर चिली पहुंचाया। 1963 में मगरबी जर्मनी ने इसकी हवालगी की दरख्वास्त की, लेकिन चिली के हुक्काम ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, ये दलील देते हुए कि जिन जराइम का इस पर इल्ज़ाम लगाया गया था वो मकामी कानून साजी के तहत ख़त्म हो चुके थे। चिली के इलाके में इसने खुराक की सनत में इक्तिसादी तौर पर तरक्की की और 14 मई 1984 को दिल का दौरा पड़ने से वफ़ात पा गया। फ्रांसिस टेंगिल SS के साबिक कमांडर और T4 यूथनासिया प्रोग्राम में एक अहम शख्सियत 1967 में गिरफ्तार होने से पहले 16 साल तक वोक्सवैगन ब्राज़ील में काम करता रहा। अपनी गिरफ्तारी से पहले इसने इन कत्लगाहों की निगरानी की जहां लाखों अफराद हलाक हुए। वो अपनी मुकम्मल बेहिस्सी और पशेमानी की कमी के लिए मशहूर था, जिसने टरीबलंका, सौबिबूर और ट्रिसेट के कैंपों में इसके काम को आसान बना दिया। गिरफ्तार होने के बाद इस पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन 1971 में अपनी सज़ा सुनाए जाने से पहले ही वो दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गया। जोसेफ मेंगल, इशुट्स से रुपोशी तक। नाज़ी हुकूमत के अंदर निचले दर्जे के कुछ अरकान की गिरफ्तारी को तरजीह नहीं दी गई थी, क्योंकि उन्हें तलाश करने की लागत उनके जराइम की संगीनी से ज़्यादा थी। ताहम जोसेफ मेंगल जैसे मामलात में इसकी मज़ालिम इतने नाकाबिल बयान थे कि इसकी उम्र भर की कैद को यकीनी बनाने के लिए कोई भी कोशिश बहुत ज़्यादा नहीं लगती थी। जंग के दौरान इसका नाम सबसे ज़्यादा मशहूर लोगों में शामिल नहीं था, लेकिन जंग के बाद इसके जराइम मंजर आम पर आए, जिससे इसकी वहशीत का इंकिशाफ हुआ। तभी इत्तेहादियों ने साइंसी तहकीक के बहाने किए गए इसके सादियत की वसअत को दरियाफ्त किया। इशूट्स में इसका किरदार फैसला कुन था, क्योंकि वो फैसला करता था कि किसे बराह रास्त गैस चैम्बर में भेजा जाएगा और किसे आर्जी तौर पर जिंदा रखा जाएगा। मेंगल के लिए बूढ़े, बीमार, हामिला ख्वातीन और बच्चे गैर ज़रूरी थे, जबकि बेहतर जिस्मानी हालत वाले अफराद को इसके तजर्बात में इस्तेमाल किया जा सकता था। उन कैदियों को कपड़े उतारने पर मजबूर किया जाता था, उनके सर मूंडे जाते थे और फिर उन्हें इसके मुताले के लिए हस्पताल मुंतकिल किया जाता था। इसका बुनियादी जुनून वो था जिसे वो नस्ली हिफ्ज़ान सेहत कहता था, एक छेदम साइंसी नज़रिया जिसका मकसद दूसरी नस्लों पर आर्या नस्ल की मुबैना बर्तरी को जवाज़ बख्शना था। जुड़वा बच्चों पर उसके तजर्बात अलमनाक हद तक मशहूर हैं। वो उन्हें बग़ैर बेहोशी के मुदाखलतों का निशाना बनाता था, उनके सेहतमंद आज़ा काट देता था, उनके जिस्मों में वायरस दाखिल करता था और उनके ज़ख्मों में जानबूझकर इन्फेक्शन पैदा करता था। वो ये तज्ज़िया करना चाहता था कि जिन्हें वो कमतर समझता था उनके जिस्म दर्द, बीमारियों और इंतहाई दबाव का कैसे जवाब देते हैं। हिटलर की मौत की खबर सुनकर मेंगल जर्मन फौजियों के एक ग्रुप में शामिल हो गया जो अमरीकी अफवाज के ज़ेर कंट्रोल बाविरिया जा रहे थे। गैर मुसल्लह और भटके हुए उन्हें गिरफ्तार करके नौरमबर्ग से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर शाउंस्टाइन के जंगी कैदियों के कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। वहां मेंगल डॉक्टर काहलर से दोबारा मिला, जो एक पुराना वाकिफ था। चूंकि अमरीकी फौजियों को इसकी असल शनाख्त मालूम नहीं थी और उसने खुद को जोसेफ मीमलन के तौर पर पेश किया, इसलिए वो अपने कैदियों को धोखा देने में कामयाब हो गए। इसके अलावा इसने SS के रुकन के तौर पर शनाख्त होने से ग्रेज किया, क्योंकि इसने कभी भी अपने बाजू पर अपने खून के ग्रुप का टैटू नहीं बनवाया था, जो इस यूनिट के अफसरान में आम था।
इसकी बदौलत वो और काहलर रहा कर दिए गए, उन्हें बगैर किसी संगीन पस मंज़र के आम डॉक्टर समझा गया। रिहाई के बाद मेंगल अपने नोटिस दोबारा हासिल करने के इरादे से इशुट्स चला गया, जिसे वो कीमती समझता था। फिर वो जनूबी सरहद उबूर करके इटली फरार होने में कामयाब हो गया, जहां वो 1949 में जीनोवा पहुंचा। वहां इसने हेलमट ग्रेगोर के नाम से रीड करास का पासपोर्ट हासिल किया। इसी साल जुलाई में वो अर्जेंटाइन के लिए रवाना हुआ और वाइसनेटे लोपीज़ में सुकूनत इख्तियार की। जनूबी अमरीकी मुल्क में अपने क़याम के दौरान इसने पहले बढ़ई के तौर पर और फिर ज़री मशीनरी की फ़रोख्त में काम किया। इस यकीन के साथ कि कोई इसे नहीं ढूंढ रहा, इसने बेखौफ होकर अपना असल नाम इस्तेमाल किया। ताहम 1958 में एक नौजवान औरत की इस्कात हमल के दौरान मौत के बाद गैर मजाज तौर पर तिबाबत करने के शुबा में दीगर डॉक्टरों के साथ इससे पूछ-गुछ की गई। इसके खिलाफ कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया, लेकिन इससे इसे अपनी शनाख्त ज़ाहिर होने के ख़तरे पर गौर करने पर मजबूर किया। मुमकिना गिरफ्तारी से बचने के लिए इसने पैराग्वे मुंतकिल होने का फ़ैसला किया, जहां 1959 में इसने जोज़े मेंगल के नाम से शहरियत हासिल की। 1940 की दहाई के दूसरे निस्फ में नौरमबर्ग के अदालती अमल के दौरान ये नाम कई बार सामने आया, लेकिन इत्तेहादियों ने फ़र्ज़ कर लिया कि गालिबन इसकी मौत हो चुकी है। 60 की दहाई तक मुसाद ने इसे पकड़ने और इसराइल में इंसाफ के कटहरे में लाने के इरादे से इसकी तलाश शुरू नहीं की थी। पैराग्वे में की गई तहकीकात से इसके ठिकाने के बारे में कोई वाज़े इशारा नहीं मिला। इसके अलावा इटली में मुकीम उसकी बीवी मार्था के साथ उसकी ख़त व किताबत का सुराग लगाने की कोशिशें भी नाकाम रहीं। जनूबी अमरीका भेजे गए खुफिया एजेंट साओ पालो के नवाही इलाके के एक देही इलाके तक पहुंचने में कामयाब हो गए, जहां उन्होंने एक यूरोपी शख्स की शनाख्त की जो मेंगल हो सकता था। ताहम कतई यकीन की अदम मौजूदगी में मुसाद ने 1962 में ऑपरेशन रोकने का फ़ैसला किया। इस फैसले ने नाज़ी-इज़्म के बदनाम ज़माना मुजरिमों में से एक, जिसे मौत का फरिश्ता कहा जाता था, को जनूबी ब्राज़ील में अपनी बाकी ज़िंदगी बग़ैर किसी परेशानी के गुजारने की इजाज़त दी। 1979 में तैराकी के दौरान इसे फालिज का दौरा पड़ा और वो डूब गया। क्लास बारबी, एक नाज़ी जल्लाद का तहफ़्फ़ुज़। जब जर्मनों ने फ़रांस का कंट्रोल संभाला तो एसएस के इंटेलिजेंस अफसर क्लास बारबी को इब्तिदाई तौर पर डीजून भेजा गया। कुछ ही अरसे बाद इसे लियोन मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसने होटल टर्मिनस में अपना ऑपरेशनल अड्डा कायम किया। इस जगह पर वो बालिगों और बच्चों दोनों कैदियों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाता था। इसके अलावा इसने जर्मन शेफर्ड कुत्तों को तरबियत दी थी कि वो जिन्स की तमीज़ किए बगैर कैदियों पर हमला करें। इसके बेरहम रवैये ने इसे इलियोन का कसाई का लक़ब दिलाया। ये अंदाज़ा लगाया गया है कि वो फ़्रांसीसी इलाके में 14,000 अफराद की मौत का बरा रास्त ज़िम्मेदार था। जंग के ख़ात्मे के बाद फ़्रांस की आर्ज़ी हुकूमत ने इसे गैर हाज़िरी में सज़ाए मौत सुनाई, क्योंकि इसका ठिकाना मालूम नहीं था। बाद अज़ां ये इंकिशाफ हुआ कि वो अमरीकी अफ़वाज की हिरासत में था, जिसकी वजह से फ़्रांस ने इसकी हवालगी का मुतालबा किया। ताहम अमरीकियों ने दरख्वास्त कबूल करने के बजाय इसे बोलीविया फ़रार होने में मदद की, जहां इसने अगले 3 अशरे एक नई शनाख्त के साथ गुजारे, क्लास आल्टमैन। वहां इसने अमरीकी जवाबी इंटेलिजेंस कोर के साथ ताउन किया, जो इस वक्त लातीनी अमरीका में कम्युनिज़्म के फैलाव को रोकने की कोशिश कर रहा था। बारबी के बोलीविया और पीरू की फ़ौजी हुकूमतों के साथ भी करीबी ताल्लुकात थे, जहां इसने दावा किया था कि इसने ची गोरा के ताक़ुब में मदद की है। 1971 में पीरू के दौरे के दौरान इसकी असल शनाख्त फ़्रांसीसी ग्रोहों ने दरियाफ्त की, जो मफ़रूर नाज़ियों को तलाश करने में मसरूफ़ थे। ताहम फ़्रांस और बोलीविया के दरमियान हवालगी के मुआहदे की अदम मौजूदगी की वजह से वो महफूज रहा। 1 साल बाद एक सहाफ़ी इसका इंटरव्यू करने के लिए लापाज़ गया। जब इससे पूछा गया कि क्या वो जर्मन जंगी मुजरिम है, तो इसने इस नाम से किसी भी ताल्लुक़ की सख्ती से तरदीद की। यहाँ तक कि जब इसे इन मुतासरीन की तस्वीर दिखाई गईं जिन्होंने इसके मातहत जुल्म बर्दाश्त किया था, तो इसने इसरार किया कि वो किसी को नहीं पहचानता। अहम तस्वीर वापस करते वक्त इसने अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए, जिससे इसकी असल शनाख्त की तस्दीक हो गई। इसके बावजूद बोलीविया की हुकूमत ने हवालगी की दरख्वास्त को मुस्तरद करना जारी रखा। सूरत-ए-हाल इस वक्त बदल गई जब एक नई जमहूरी हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला और उसकी गिरफ्तारी की इजाज़त दी। बाद अज़ां इसे इंसाफ का सामना करने के लिए फ़्रांस भेज दिया गया।
1984 में इस पर लियोन ने गेस्टापो के सरबराह के तौर पर अपने दौर हुकूमत के दौरान किए गए मजालिम के लिए मुकदमा चलाया गया, जो 1942 और 1944 के दरमियान था। इसके बदतरीन जराइम में रूस सेनेट कैथरीन पर छापा मारना नुमाया था, जब उसने 86 यहूदियों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया था, जिन्हें मौत के कैंपों में भेज दिया गया था। ऑपरेशन करने के लिए इसने मंगल का दिन मुंतखब किया, क्योंकि इस दिन एक यहूदी फेडरेशन मुफ्त इमदाद और खाना पेश करती थी। पहले इसने जगह के कारकुनों को गिरफ्तार किया और फिर इमारत में दाखिल होने वाले हर शख्स को गिरफ्तार किया। कोई भी घर वापस नहीं आया। मुतासरीन को बर्गिन बेल्सुन, सौबीबूर और इशुट्स जलावतन कर दिया गया और सिर्फ 3 जिंदा बच सके। 4 जुलाई 1987 को क्लास बारबी को मुजरिम करार दिया गया और इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। 4 साल बाद 77 साल की उम्र में इसकी लियोन की एक जेल में ल्यूकेमिया और रीढ़ की हड्डी और प्रोस्टेट कैंसर की वजह से मौत हो गई। बारबी और विल्हेल्म होटल दोनों उन नाजी मुजरिमों के छोटे से गिरोह का हिस्सा थे जिन्हें अमरीकी एजेंसियों जैसे जवाबी इंटेलिजेंस कोर ने भर्ती किया था। एक और ताउन करने वाला रॉबर्ट जॉन वर्बेलन था, जो फुल्लिमश एसएस का रुकन था और जंग के दौरान बेल्जियम में कम अज़ कम 101 कत्ल का जिम्मेदार था। वर्बेलन ने न सिर्फ फांसियों का हुक्म दिया बल्कि बारों और कैफे में दस्ती बम हमले भी किए। 1946 में अमरीकी हुक्काम ने इसे ऑस्ट्रिया में न्यूटन प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए भर्ती किया, जिसका मकसद ऑस्ट्रिया की कम्युनिस्ट पार्टी में घुसना था। 1959 में इसने ऑस्ट्रिया की शहरियत हासिल कर ली, लेकिन 1965 में इसे जंगी जराइम के इल्ज़ाम में मुकदमे का सामना करना पड़ा। सबूतों के बावजूद इसे बरी कर दिया गया और वो 1990 में अपनी मौत तक आज़ादाना तौर पर जिंदगी गुजारता रहा। वर्बेलन के मामले ने 2 हक़ायक़ को वाज़े किया। अव्वल ये कि अमरीकी हुकूमत की हमेशा ये तरजीह नहीं रही कि नाजी मुजरिमों पर मुकदमा चलाया जाए। दुवम ये कि अगर इसराइली यहूदी चाहते थे कि इन अफराद को इंसाफ का सामना करना पड़े तो उन्हें खुद ही इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। हर्बर्ट साकवर्स, एक कातिल का ज़वाल। 1960 की दहाई के दौरान इसराइल ने बैन अल-अक़वामी अदालतों पर इन्हिसार किए बगैर इंसाफ फराहम करने का अज़्म किया। इसराइली बैरूनी इंटेलिजेंस, जिसे मोसाद के नाम से जाना जाता है, को हर्बर्ट साकवर्स को तलाश करने और ख़त्म करने का काम सौंपा गया। इस शख्स, जिसे इरीगा का कसाई ओ का लक़ब दिया गया था, लेटोया में कम अज़ कम 30,000 यहूदियों के कत्ल में मुलव्वस था। इसका खात्मा, जिसकी जिम्मेदारी इसराइल ने कभी सरकारी तौर पर कबूल नहीं की, इसकी मजालिम को बेनकाब करने और ये जाहिर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था कि नाजी मुजरिम सज़ा से नहीं बचेंगे। इसने इन लोगों के लिए भी एक इंतबाह के तौर पर काम किया जो अभी तक जवाबदेह नहीं ठहराए गए थे। जंग से पहले साकवर्स लेटोया में एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत थे। हवाबाजी में अपनी कामयाबियों की वजह से इसे चार्ल्स लंडबर्ग से तशबीह दी जाती थी। 1933 में इसने खुद से तैयार करदा एक हवाई जहाज़ उड़ाया लेटोया और बरतानवी कॉलोनी गैम्बिया के दरमियान का फासला तय किया। 1939 के अवाखिर में इसने एक और तवील फासले का सफ़र किया, इस बार फ़लस्तीन तक। सब कुछ इस वक्त बदल गया जब 1940 में मोलोटोव-रिबेनट्रॉप मुआहदे के बाद मुल्क सोवियत यूनियन के कंट्रोल में आ गया। 1 साल बाद यूएसएसआर पर जर्मन हमले के नतीजे में लेटोया पर नाजी तसल्लुत कायम हो गया। कुछ लोगों के लिए जर्मन सोवियत जबर के मुकाबले में एक उम्मीद की नुमाइंदगी करते थे, लेकिन यहूदी आबादी के लिए उनका मतलब एक मोहलिक खतरा था। रीगा में नाजियों ने जुल्म और सितम और कत्ल आम का एक निज़ाम कायम किया, जिसमें साकवर्स सबसे जालिम साथियों में से एक के तौर पर नुमाया हुआ। कब्जे के दौरान वो कमांडो इरासा ग्रुप का दायां हाथ बन गया, जो 300 लिटवियाई बाशिंदों पर मुश्तमिल एक नीम फौजी दस्ता था, जिसने हज़ारों यहूदियों का पीछा किया और उन्हें कत्ल किया। तंजीम की बर्बरियत इंतहाई थी। वो सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग करते थे, तफरी के लिए कत्ल करते थे और अपने मुतासरीन को लूटते थे। ऐसे रिकॉर्ड मौजूद हैं जो साकवर्स को रंबोला के कत्ल आम से जोड़ते हैं, जो 30 नवंबर और 8 दिसंबर 1941 को हुआ, जहां इसी नाम के जंगल के करीब तकरीबन 25,000 अफराद को फांसी दी गई। जंग के खात्मे पर बहुत से नाजी मुजरिमों की तरह वो जनूबी अमरीका फरार हो गया। दीगर मफरूरों के बरक्स इसने अपनी शनाख्त नहीं बदली। वो अपना असल नाम इस्तेमाल करते हुए ब्राज़ील पहुंचा और मकामी यहूदी बरादरी के अरकान से ताल्लुकात उस्तवार करना शुरू कर दिया।
इसने खुद को एक सियासी पनाह गुज़ीन के तौर पर पेश किया जिसने मुबैना तौर पर होलोकास्ट में यहूदियों को बचाया था, एक झूठ जिस पर कुछ लोगों ने कुछ अरसे तक यकीन किया। ताहम साल गुजरने के साथ साथ इसकी कहानी झूठी साबित हुई और उसका माजी इस तक पहुंच गया। इसकी खुद गर्जी इसके जवाल का बाइस बनी क्योंकि इसने कभी भी खुद को सही मानों में छुपाने की कोशिश नहीं की। इसके अवामी बयानात और यहूदी बरादरी से कुर्बत ने मोसाद की तवज्जो मबजूल कराई, जिसने जल्द ही इसका ठिकाना मालूम कर लिया। अगरचे इब्तिदाई तौर पर यह तवक्को की जा रही थी कि इस पर जर्मनी में मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। 1965 में इसराइली एजेंटों ने इसे फंसाने का मंसूबा बनाया। मोसाद के एक खुफिया एजेंट ने साकवर्स को हवाबाजी से मुताल्लिक कारोबार शुरू करने के वादे पर यूरागोए का सफ़र करने पर राज़ी कर लिया। ये पेशकश बज़ाहिर बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से साकवर्स ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इसे कबूल कर लिया। इसका राब्ता, जिसने खुद को एंटोन कंजिल के तौर पर मुतारफ़ कराया, दरहकीकत याकूब मीदाद था, जो मोसाद का एक तजर्बाकार था और 1960 में अर्जेंटाइन में एडवुल्फ आइकमीन की गिरफ्तारी में हिस्सा लेने के लिए जाना जाता था। 1965 के वस्त में मीदाद ने मोंटेवीडियो से इसे एक टेलीग्राम भेजा, जिसमें इसे एक दूर उफ्तादा इलाके में एक मुबैना वियाना के कारोबारी शख्स की तरफ से किराए पर लिए गए एक घर में मुलाकात के लिए बुलाया गया। जब साकवर्स दरवाजे से दाखिल हुआ तो मर्दों के एक गिरोह ने इसे हैरान कर दिया। लिटवियाई बाशिंदे ने अपनी पूरी ताकत से मुज़ाहमत करने की कोशिश की, यहाँ तक कि इसने एक हमला आवर की उंगली को इतनी शिद्दत से काटा कि तकरीबन इसे अलग कर दिया। ताहम जिदोजहद इस वक्त ख़त्म हुई जब एक हमला आवर ने हथौड़े से इसके सर पर वार किया, जिससे वो बेबस हो गया। इस वक्त साकवर्स ने इल्तिजा की कि इसके मुक़द्दर का फ़ैसला करने से पहले इसे बात करने की इजाज़त दी जाए। किसी ने इसकी इल्तिजा का जवाब नहीं दिया। साइलेंसर से लैस पिस्तौल से सर में 2 गोलियां मारकर उसकी ज़िंदगी फ़ौरन ख़त्म कर दी गई। लाश 6 मार्च को एक संदूक के अंदर से मिली। इसके जिस्म पर मुताद्दिद गोलियों के जख्म थे और उसकी खोपड़ी की हड्डियों का ढांचा तबाह हो चुका था। लाश के साथ ऐसे दस्तावेजात मिले जो इसे रीगा यहूदी बस्ती के कत्ल आम से जोड़ते थे। एडवुल्फ आइकमीन, वो मिशन जिसने इंसाफ बदल दिया। एडवुल्फ आइकमीन को पकड़ना साकवर्स को पकड़ने से कहीं ज्यादा पेचीदा साबित हुआ। वो अर्जेंटाइन फरार होते वक्त अपने आसार अच्छी तरह छुपाने में कामयाब रहा, लेकिन बिलाखिर उसके तर्ज अमल ने इसे बेनकाब कर दिया। 1906 में सोलंगिन में पैदा होने वाला वो दूसरी जंग अजीम के फूटने पर एसएस में आला कमांडर बन गया और उसने अपना किरदार पूरी लगन के साथ अदा किया। जंग के आखिरी सालों में इसकी बुनियादी जिम्मेदारी यहूदियों को मौत के कैंपों में बड़े पैमाने पर जलावतन करने का इंतज़ाम करना और 1942 में वानसी कॉन्फ्रेंस के मुआहदों के बाद यूरोप में नस्ल कशी की हिकमत अमली तैयार करना थी। अगरचे इसने शाज़ व नादिर ही हिरासती कैंपों में कदम रखा, लेकिन होलोकास्ट पर अमल दरामद में इसका किरदार कलीदी था, जिसने इसे लाखों अमवात का जिम्मेदार ठहराया। 24 दिसंबर 1944 को आइकमीन ने सोवियत यूनियन के शहर को घेरे में लेने में कामयाब होने से कुछ देर पहले बुडापेस्ट छोड़ दिया। वो बर्लिन वापस आया, जहां इसने अपनी सरगर्मियों के दस्तावेजी सबूत को ख़त्म करने का काम किया। रीख के आखिरी दिनों में फरार होने वाले एसएस के बहुत से दूसरे अरकान की तरह आइकमीन ने 8 मई 1945 को जर्मनी के हथियार डालने के बाद अपने ख़ानदान के साथ ऑस्ट्रिया में पनाह ली। ताहम जंग के इख्तिताम पर अमरीकी फ़ौजियों ने इसे गिरफ्तार कर लिया और उसने जाली दस्तावेज़ात की बदौलत ओटो इकमीन नामी शख्स के तौर पर ज़ाहिर होते हुए नाज़ी अफसरान के मुख्तलिफ कैंपों में कुछ वक्त कैद में गुजारा। अपनी असल शनाख्त के ज़ाहिर होने के ख़तरे को महसूस करते हुए वो जर्मनी के चेम में एक वर्क कैंप से फ़रार हो गया। इस वक्त तक इशूट्स के साबिक़ कमांडर रुडोल्फ हेस ने नॉरमबर्ग ट्रायल्स में इसे होलोकास्ट का असल मास्टरमाइंड करार दिया था। आइकमीन ने समझ लिया कि इसे मुकम्मल तौर पर गायब होना पड़ेगा। 1948 में इसने बिशप एलोइस हुडल की ज़ेर क़ियादत इमदादी नेटवर्क की बदौलत रिकॉर्डो क्लेमेंट के नाम से अर्जेंटाइन हिजरत करने के लिए जाली कागजात हासिल कर लिए। नाम निहाद ई खानकाहों के रास्ते ई पर चलते हुए वो इटली चला गया, जहां से वो जनूबी अमरीका पहुंचने में कामयाब हो गया। बिलाखिर इसने बोइस आयरस के एक महल्ले ओलेविस में सुकूनत इख्तियार की, जहां इसने बग़ैर किसी परेशानी के तर्ज ज़िंदगी अपनाया। इसे मर्सिडीज़ बेंज फैक्ट्री में मुलाजमत मिल गई और वो तरक्की करते हुए डिपार्टमेंट हेड बन गया।
कुछ ही अरसे बाद इसकी बीवी और बच्चे भी इसके साथ शामिल हो गए। इसके बेटों में से एक क्लास ने सिल्विया के साथ ताल्लुकात शुरू किए, जो एक जर्मन नौजवान खातून थी जिसके वालिद दाखा हिरासती कैंप से जिंदा बच गए थे। ये जाने बगैर कि लड़की की यहूदी नस्ल है, क्लास ने तौहीन आमेज़ तबसरे किए जिसमें इसने तजवीज़ दी कि नाज़ियों ने बाज़ ग्रोहों को ख़त्म करने का अपना काम ख़त्म नहीं किया था। जैसा कि तवक्को थी, ये ताल्लुक़ ज़्यादा देर न चल सका। अगले साल सिल्विया के वालिद ने फ्रैंकफर्ट में नाज़ी जंगी जराइम के बारे में एक मुकदमे की समाअत के दौरान एक गवाही सुनी। इस अमल में एडवुल्फ आइकमीन का जिक्र यहूदी अवाम की फना में एक कलीदी शख्सियत के तौर पर किया गया। वो कुनियत सुनकर इसे याद आया कि ये इसकी बेटी के साबिक बुआए फ्रेंड की कुनियत से मलती है। बगैर वक्त ज़ाय किए इसने अपने शुबहात फ्रैंकफर्ट में प्रोसिक्यूटर फ्रिट्स बाउर के सामने पेश किए। बाउर ने इजाफी तफसीलात का मुतालबा किया, ख़ास तौर पर इस शख्स का सही मकाम जो आइकमीन हो सकता था। ताहम सिल्विया के वालिद को एक अहम रुकावट का सामना था। 30 की दहाई में डाखा में बर्दाश्त की गई वहशियाना मारपीट ने उनकी बीनाई छीन ली थी। इसलिए सिल्विया ने ओलेविस में खुद ही तहकीकात करने का फैसला किया। कुछ पूछ गुछ के बाद इसे एक पता मिला, चाकाबोको 4261। एक इतवार की सेपहर वो रहाइशगाह पर गई और दरवाज़ा खटखटाया। जिस औरत ने जवाब दिया वो वीरा थी, आइकमीन की बीवी, जिसने इसे बताया कि क्लास घर पर नहीं है। ताहम इसने इसे काफ़ी और केक बांटने के लिए अंदर आने की दावत दी। सिल्विया ने शाइस्तगी कबूल की और कुछ देर बाद एक शख्स गुफ्तगू में शामिल हुआ। जब इसने पूछा कि क्या वो क्लास के वालिद हैं, तो इस शख्स ने सख्ती से इनकार करते हुए यकीन दिलाया कि वो सिर्फ इसका चचा है। चंद मिनट बाद क्लास बावर्ची खाने में नमूदार हुआ और सिल्विया को देखकर वाज़े तौर पर हैरान रह गया। फौरन इसने इसे घर छोड़ने का हुक्म दिया। आइकमीन उन्हें बाहर तक ले गया और अलविदा कहने से पहले क्लास ने जिक्र किया कि वो सिल्विया को बस स्टॉप तक ले जाएगा। इसके मुबैना चचा ने तजवीज़ दी कि इसे इसके घर तक पहुंचाना ज़्यादा मुनासिब होगा। तब क्लास ने एक जुमले के साथ जवाब दिया जिसने आइकमीन की किस्मत पर मेहर लगा दी, शुक्रिया वालिद, में इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि वो खैरियत से पहुंच जाए। इस तस्दीक ने सिल्विया और उसके वालिद को प्रोसिक्यूटर बाउर को मतला करने की इजाज़त दी कि हतमी हल का मेमार बोइस आयरस के एक महल्ले में सबकी नज़रों से ओझल जिंदगी गुजार रहा है। ताहम वाहिद मुश्किल ये थी कि अगरचे गवाही हैरान कुन थी, लेकिन बाउर ने इसे जर्मनी से बाहर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन को जवाज़ फराहम करने के लिए नाकाफ़ी समझा। साइमन विज़ेंथल, नाज़ियों के शिकार की मीरास। खुशकिस्मती से एक ऐसा शख्स था जिसने आसानी से हार नहीं मानी। ये साइमन विज़ेंथल था जो होलोकॉस्ट से बच गया था, जिसने तकरीबन 3 साल जानवस्का में कैद में गुजारे, फिर क्राको प्लासिज़ू में और आखिरकार माउथहाउसन तक जबरी मार्च से जिंदा बच गया। उन खौफनाक तजर्बात से गुजरने के बाद इसने अपनी बाकी ज़िंदगी नाज़ी मुजरिमों का सुराग लगाने के लिए वक्फ करने का फ़ैसला किया। 1953 में एक ख़त ने इसे इंकिशाफ किया कि आइकमीन को बोइस आयरस में देखा गया था। अगले साल इसने ये मालूमात वियना में इसराइली कौंसल खाने को पहुंचाई। फिर 1960 में आइकमीन के वालिद की वफ़ात के बाद इसने निजी जासूसों को मफरूर के अहल खाना की तस्वीर लेने का इंतज़ाम किया। ये मालूम था कि इसके भाई ओटो की इससे हैरत अंगेज़ मुशाबहत थी और साबिक नाज़ी अफसर की कोई हालिया तस्वीर मौजूद नहीं थी। 18 फरवरी को विज़ेंथल ने वो तस्वीर मोसाद के एजेंटों को दें। इस मवाद की बदौलत वो अर्जेंटाइन में इसकी शनाख्त की तस्दीक करने में कामयाब हो गए। चूँकि अर्जेंटाइन का नाज़ियों की हवालगी मुस्तरद करने का साबिका रिकॉर्ड था, इसलिए इसकी दरख्वास्त करना बेसूद होता। इसलिए इसराइली वज़ीर आज़म डेविड बैन गोरेविन ने इसे पकड़ने और मुकदमे के लिए इसराइल लाने का हुक्म दिया। अप्रैल 1960 में 8 एजेंटों का एक ग्रुप इस मिशन के साथ बोइस आयरस रवाना हुआ। इसी साल 11 मई को आइकमीन को सान फर्नांडो में गिरिबालुड्डी स्ट्रीट पर अपने घर के करीब रोका गया। हफ्तों तक एजेंटों ने इसकी नकलो हरकत का मुशाहिदा किया और दरियाफ्त किया कि वो हर रात एक ही बस लेता है। ताहम मुकर्ररा दिन वो मामूल की सवारी में नज़र नहीं आया, जिससे मंसूबा तकरीबन नाकाम हो गया। आखिरकार वो आधे घंटे बाद दूसरी बस में पहुंचा। मोसाद के एजेंट पीटर मालिकन ने करीब आकर हस्पानवी में इससे बात की और पूछा कि क्या वो इससे एक सवाल पूछ सकता है। हैरान होकर आइकमीन ने दूर जाने की कोशिश की, लेकिन 2 और एजेंटों ने इसे पकड़ लिया।
इसने उनके साथ जिदोजहद की यहाँ तक कि उन्होंने इसे काबू कर लिया और एक कार में डाल दिया, जहां उन्होंने इसे कंबल से ढांप दिया। इसे मोसाद के एक महफूज घर मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो 9 दिन तक रहा। वहां इसकी शनाख्त की तस्दीक के लिए इजाफी जांच पड़ताल की गई। आखिरकार 20 मई की रात यूना इलियान, जो टीम का हिस्सा एक एनेस्थीसिया देने वाला था, ने इसे बेहोश किया और इसराइली तैयारे में मुख से बाहर ले जाने के लिए इसे फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर भेस बदल दिया। इसराइल पहुंचने के बाद इसे 9 माह तक आगोर में एक मजबूत पुलिस स्टेशन में रखा गया। इस दौरान इस पर रोज़ाना पूछ-गुछ की गई, यहाँ तक कि 11 अप्रैल 1961 को इसका मुकदमा शुरू हुआ। इस पर 15 इल्ज़ामात आयद किए गए, जिनमें इंसानियत के खिलाफ जराइम, जंगी जराइम, नस्ल कशी और एक मुजरिमाना तंजीम का रुकन होना शामिल था। 1 जून 1962 की आधी रात के कुछ देर बाद आइकमीन को रमला जेल में फांसी दे दी गई। इस दौरान विज़ेंथल को अपने मुख में एक हीरो के तौर पर पहचाना जाने लगा। बाद के सालों में विज़ेंथल ने मुख्तलिफ तरीक़ों से नाज़ी मुजरिमों की अपनी बेरहम तलाश जारी रखी। इसने ऑस्ट्रिया में यहूदी तारीख़ी दस्तावेज़ात का मरकज़ कायम किया, जहां इसने जंगी जराइम के ज़िम्मेदारों के बारे में मालूमात जमा की और बेघर अफराद को मदद फराहम की। इसने होलोकॉस्ट की हौलनाकियों को दुरुस्त तरीक़े से रिकॉर्ड करने, गवाहों के इंटरव्यू करने और नाज़ियों के ताक़ुब में दिलचस्पी को ज़िंदा रखने के लिए ज़राए इब्लाग़ का इस्तेमाल करने के लिए ख़ुद को वक़्फ़ कर दिया। इसे यकीन था कि तमाम मुजरिमों, आला कमांडरों से लेकर आम साथियों तक को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इसकी साबित कदमी ने इसे शोहरत दिलाई और 60 की दहाई से इसका नाम नाज़ियों के शिकार से जोड़ दिया गया। इसे 4 बार नोबल अमन इनाम के लिए नामज़द किया गया। इसे बरतानिया में नाइट का खिताब मिला। रियासत-हाए मुत्तहिदा में सदारती तमगा बराए आज़ादी, फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर और कम अज़ कम 53 इजाफ़ी एजाज़ात मिले। बहुत से लोगों के लिए विज़ेंथल एक किस्म का सेकुलर संत बन गया। इसे 1100 नाज़ी मुजरिमों को पकड़ने का सहरा दिया जाता है, लेकिन इसकी मीरास मशकूक है। अपनी ज़िंदगी के दौरान इसने कहानियाँ गैर और मुताद्दिद गिरफ्तारियों में अपने किरदार को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे से लेकर 2005 में अपनी मौत तक इसने नाज़ियों के ताक़ुब में अपने काम के बारे में गलत बयानात दिए, तनाज़ा के दौरान अपने माजी के बारे में झूठी कहानियाँ बनाएं और अपनी तालीमी तरबियत के बारे में भी तफसीलात को मस्ख़ किया। सच्चाई के साथ अपने मुबहम ताल्लुक़ के बावजूद कई जंगी मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने में इसका ताउन कलीदी था। इसकी शख्सियत मुतनाज़ा बनी हुई है, लेकिन इंसाफ की तलाश में इसका असर नाकाबिल तरदीद है। जलावतनी में नाज़ी, मशरिक़ वस्ता में जंगी मुजरिमों की पनाहगाह। 1948 में दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे के सिर्फ 3 साल बाद एक बदनाम ज़माना जंगी मुजरिम ऑस्ट्रिया के लिंस की एक जेल से फ़रार होने में कामयाब हो गया। फ्रेंस स्टेंगल, जिसने सोबीबूर और टरीबलंका में कत्लगाहों की हिदायत की थी, तकरीबन 10 लाख यहूदियों की मौत का जिम्मेदार था। इसका फ़रार का रास्ता गेरज, मिरानो और फ्लोरेंस से होता हुआ रोम तक पहुंचा। वहां ऑस्ट्रिया के बिशप एलोइस हुडल ने भी इसे पनाह दी और इसे जाली दस्तावेज़ात फराहम की, जिसकी मदद से वो शाम का सफ़र कर सका, जहां बाद में इसका ख़ानदान भी इससे मिल गया। 1951 में स्टेंगल ब्राज़ील मुंतकिल हो गए। अनजाने में स्टेंगल ने नाज़ियों के फ़रार के लिए एक नया रास्ता खोल दिया था, मशरिक़ वस्ता। एलोइस बर्नर होलोकॉस्ट के सबसे बेरहम जल्लादों में से एक इस वक्त तक मफरूर था। तनाज़ा के दौरान बर्नर ने गेस्टापो में एक आला ओहदा हासिल किया। एडवुल्फ आइकमीन का अहम साथी और महकमा बराए यहूदी उमूर का रहनुमा था। फ्रांस, यूनान और स्लोवाकिया जैसे ममालिक में बड़े पैमाने पर जलावतनियों और कत्ल आम को मुनज़्ज़म करने की इसकी सलाहियत ने इसे नस्ल कशी में एक कलीदी हैसियत अता की। आइकमीन इसे अपना बेहतरीन एजेंट समझता था। जंग के ख़ात्मे के बाद वो जर्मनी में छप गया, लेकिन 1954 में इसने महसूस किया कि हुक्काम उसके करीब तर होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जब एक फ्रांसीसी अदालत ने इसे गैर हाज़िरी में सज़ाए मौत सुनाई। साबिक़ इत्तेहादियों की मदद से इसने स्टेंगल के नक्श कदम पर चलते हुए जमाल अब्द नासिर के ज़ेर हुकूमत मिस्र फ़रार हो गया। इस तरह मशरिक़ वस्ता में इसकी जलावतनी का आगाज़ हुआ, जो कई दहाइयों बाद इसकी मौत तक जारी रही। नासिर ने फ़ौजी टेक्नोलॉजी और मिज़ाइलों के कई जर्मन माहिरीन के साथ साथ कुछ हिकमत अमली दानों और सिक्योरिटी माहिरीन को मुलाज़मत दी। ताहम इसे बर्नर जैसी शख्सियात में कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसका वाहिद इल्म कत्ल आम था।
यरूशलेम के साबिक मुफ्ती और खित्ते में नाजियों के मुहाफिज अमीन अल हुसैनी की मदद से बर्नर शाम पहुंचने में कामयाब हो गया, जहां इसने 1955 में वर्क वीज़ा हासिल किया। वो दमिश्क में असलहा स्मगलरों के एक बढ़ते हुए गिरोह में शामिल हो गया। शाम के दारुल हुकूमत में वो दीगर मफरूर नाजियों में शामिल हो गया, जैसे फ्रेंस रीड माखिर, तीसरी रीख की वजारत खारजा का साबिक एहलकार, और विल्हेल्म बीसिनर, एक जर्मन जासूस जिसका काम फ़लस्तीन में यहूदी आबादी को ख़त्म करना था अगर जर्मनी जीत जाता। उन्होंने मिलकर ओरिएंट ट्रेडिंग कंपनी कायम की, एक ऐसी फर्म जो दरहकीकत असलहा की मुनाफा बख्श स्मगलिंग के कारोबार के लिए एक पर्दे के तौर पर काम करती थी। उनके नेटवर्क ने कम्युनिस्ट बलाक से हथियार हासिल किए और उन्हें अलजायर की मुज़ाहमत नेशनल लिबरेशन फ्रंट तक पहुंचाया, जो फ्रांसीसी कब्जे के खिलाफ उनकी जिदोजहद में मसरूफ़ थे। बर्नर ने इस सरगर्मी से बहुत बड़ी दौलत जमा की, लेकिन 1959 में इसकी किस्मत ज़वाल पजीर होना शुरू हो गई। इसके इल्म के बगैर शामी एजेंट पहले ही इसकी नकलो हरकत पर नज़र रखे हुए थे और उसके ऑपरेशंस को अच्छी नज़र से नहीं देख रहे थे। 1959 के अवाखिर में किसी वक्त शामी हुक्काम ने बर्नर को गिरफ्तार कर लिया और इसे एक खुफिया तंसीब में मुंतकिल कर दिया, जहां जंगी कैदियों से पूछ-गुछ और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। एक खुफिया एजेंट होने के शुबहे में उन्होंने इस पर मुनशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगाया और हुक्म दिया कि इसकी सूरत-हाल वाज़े होने तक इसे हिरासत में रखा जाए। अपनी जान को खतरे में देखकर बर्नर ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की। इसने अफसरान को यकीन दिलाया कि यहूदी अवाम के खिलाफ जिदोजहद में उसके किरदार की वजह से इसका पीछा किया जा रहा है। इंचार्ज कप्तान का रद्दे अमल फौरन बदल गया। वो खड़ा हुआ और उससे हाथ मिलाया। शाम में खुश आमदीद, इसने कहा, मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। तब से इसने मुख्तलिफ कामों में शामी हुकूमत के साथ ताउन करना शुरू कर दिया। इसी और 90 की दहाइयों के दौरान दमिश्क ने इसे पनाह देना जारी रखा। ऑस्ट्रिया, मगरबी जर्मनी और रियासत-ए मुत्तहिदा से आने वाली मुतअद्दिद हवालगी की दरख्वास्तों को नज़रअंदाज किया। हर सरकारी जवाब एक ही था, वो शख्स मुल्क में मौजूद नहीं था। ताहम नाजी शिकारियों सूरज और बेटी क्लारसफील्ड की तरफ से डाले गए मीडिया के दबाव ने दारुल हुकूमत में इसकी मौजूदगी को एक मसला बना दिया। वक्त गुजरने के साथ हुकूमत के लिए इसकी इफादियत कम होती गई। इन सालों के दौरान बर्नर की नकलो हरकत तेज़ी से महदूद होती गई, ख़ास तौर पर सदर की तरफ से साये में रहने के बरारास्त अहकामात को नज़रअंदाज करने के बाद। इंतबात के बावजूद इसने बैन अल-अक़वामी जर्मन और ऑस्ट्रियन ज़राए इब्लाग़ को इंटरव्यू दिए, जिससे आला हलकों में बेचैनी पैदा हुई। बिलाखिर 1996 में शामी हुकूमत ने इससे छुटकारा हासिल करने का फ़ैसला किया। उन्होंने इसे इसकी रहाइशगाह से निकाला और इसे महाजिरवन पुलिस स्टेशन के एक ज़मीन सेल में बंद कर दिया। दरवाज़ा बंद कर दिया गया जो कभी नहीं खुला। बर्नर ने अपनी बाकी ज़िंदगी काबिल रहम हालात में गंदगी और लापरवाही के दरमियान गुजारी। ख्याल किया जाता है कि इसकी मौत 2010 में हुई। ताख़ीर से इंसाफ, 21वीं सदी में नाजियों का ताक़ुब। विज़नथल और बाउर जैसे अफराद ने कभी अपने मिशन में कोताही नहीं की। कई दहाइयों तक वो होलोकास्ट के हज़ारों ज़िम्मेदारों और उनके साथियों को इंसाफ के कटहरे में लाने में कामयाब रहे। ताहम वक्त गुजरने के साथ आजकल जंगी मुजरिमों को पकड़ना घड़ी के खिलाफ एक जिदोजहद बन गया है। यहाँ तक कि वो लोग जो दूसरी जंग अजीम के दौरान बहुत छोटे थे, आज 90 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। इसकी एक वाज़े मिसाल जोहान रीबोगिन का मामला है, जिसे 2018 में 94 साल की उम्र में इस्तेवफ हिरासती कैंप में साबिक गार्ड के तौर पर शनाख्त किया गया, जहां इसने 1942 और 1944 के दरमियान खिदमात अंजाम दीं। चूंकि वाक़यात के वक्त इसकी उम्र 21 साल नहीं हुई थी, इसलिए इस पर मिनिस्टर की एक नौजवानों की अदालत में मुकदमा चलाया गया। इस पर ज़ाकलॉन बी गैस के इस्तेमाल से 100 से ज़ायद पोलिश कैदियों और 77 सोवियत फ़ौजियों की मौत का इल्ज़ाम लगाया गया। एक ऐसा ही मामला 2019 में पेश आया, जब 93 साला ब्रूनो डे को 1944 और 1945 के दरमियान एक कत्लगाह में 5000 से ज़ायद अफराद के कत्ल में मुआवनत करने पर सज़ा सुनाई गई। इन अफराद का सुराग लगाना और उन पर मुकदमा चिल्लाना एक खुसूसी टीम की बदौलत मुमकिन हुआ है, जो जर्मनी के जनूब मगरिब में वाक़े शहर लड्डोंगसबर्ग में काम करती है। वहाँ नेशनल सोशलिस्ट जराइम की तहकीकात के लिए मरकज़ी दफ्तर 1958 से काम कर रहा है। इसका काम होलोकास्ट के आखिरी ज़िम्मेदारों को तलाश करना है, जिन्हें अभी तक इंसाफ का सामना नहीं करना पड़ा है
और जिन पर अभी भी मुकदमा चलाया जा सकता है। हर साल इस इदारे के प्रोसिक्यूटर्स तकरीबन 30 जिंदा मुश्तबा अफराद की शनाख्त करते हैं। बाद अज़ां ये मुकदमात इलाकाई प्रोसिक्यूटर्स को मुंतकिल कर दिए जाते हैं, जो ये तय करने में तकरीबन 1 साल सिर्फ करते हैं कि आया मुकदमा शुरू करने के लिए काफ़ी सबूत मौजूद है। 21वीं सदी के आगाज़ से इस मोहतात अमल के नतीजे में 6 मुकदमात हुए हैं, जिनमें मज़कूरा बाला भी शामिल है। इस वक्त मुल्ज़िमान की कम अज़ कम उम्र 90 साल के लगभग है और उनमें से ज़्यादातर ने नाज़ी हुकूमत के अंदर निचले दर्जे के ओहदे संभाले थे। निगरान, बावर्ची खाने का अमला, डॉक्टर और मुवासलात के ऑपरेटर। मसला यह है कि बहुत से मुलव्वस अफराद अपने मुकदमात ख़त्म होने से पहले ही फौत हो जाते हैं। इस तरह सज़ा हासिल करने का इम्कान कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर 2013 में मरकज़ी दफ्तर ने 30 अफराद की एक फहरिस्त तैयार की थी जिन्होंने माजी में इशूट्स में काम किया था और जिन पर फ़ौरन मुकदमा चलाया जा सकता था। ताहम उनमें से सिर्फ 5 को इंसाफ का सामना करना पड़ा क्योंकि बाकी अपनी पेशी से पहले ही मर गए या उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए नाअहल करार दिया गया। इसके बावजूद इस इदारे की अहमियत सुनाई गई सज़ाओं की तादाद में नहीं है, बल्कि इस पैगाम में है जो ये देता है इंसानियत के खिलाफ कोई भी जुर्म फरामोश नहीं किया जाएगा। इसके काम की बदौलत नाज़ी-इज़्म की हौलनाकियों में हिस्सा लेने वालों को ये जानकर जीना चाहिए कि किसी भी वक्त इंसाफ उन तक पहुंच सकता है। इसका वजूद होलोकॉस्ट के मुतासरीन की याद को जिंदा रखता है, दुनिया को इन मज़ालिम की वसअत की याद दिलाता है जो 1933 और 1945 के दरमियान किए गए थे। इन जराइम की तारीख़ इतनी लर्ज़ाखेज़ है कि कितनी ही दहाइयाँ गुजर जाएं, इसे फरामोशी के सुपुर्द होने की इजाज़त ना देना लाजमी है। दूसरी जंग अज़ीम के ख़ात्मे ने नाज़ी-इज़्म के ज़वाल को निशान ज़द किया, लेकिन इंसाफ की तलाश ख़त्म नहीं हुई। कई दहाइयों तक फ़रार के नेटवर्क, मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत और जंगी मुजरिमों का पीछा करने वालों की कोशिशें मंजर आम पर आती रहीं। कुछ ने जनूबी अमरीका, मशरिक़ वस्ता यहाँ तक कि यूरोप में पनाह पाई ऐसे हुकूमतों की हिमायत से जिन्होंने उन्हें तज़वीराती मुफाद के तहत तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। दीगर पकड़े गए और उन पर मुकदमा चलाया गया। ताहम बहुत से लोगों को कभी नताइज का सामना नहीं करना पड़ा और वक्त गुजरने के साथ उन पर मुकदमा चलाने का इम्कान कम होता गया। इसके बावजूद जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट जराइम की तहक़ीक़ात के लिए मरकज़ी दफ्तर ने अपना काम जारी रखा है, ये साबित करते हुए कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम के सामने इंसाफ ख़त्म नहीं होता। ये दास्तान सिर्फ तारीख़ नहीं है, बल्कि याददाश्त की अहमियत के बारे में एक इंतबाह है। SS की तरफ से किए गए मज़ालिम को फरामोश नहीं किया जाना चाहिए और मुआफ़ी काबिल कबूल नहीं हो सकती। अगरचे साल गुजरते जाएं, तारीख़ उनके नामों, उनके अमाल और उनके नज़रिया के नताइज को याद दिलाती रहेगी। इंसाफ अगरचे देर से ही मिले, लेकिन मुतासरीन को खराज तहसीन पेश करने और सच्चाई के साथ इंसानियत के अहद की तस्दीक के लिए अब भी ज़रूरी है।